बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का ऑप्शनल पेपर टीचिंग ऑफ हिंदी, जिसे हिंदी शिक्षण कहा जाता है, वो पेपर में पढ़ा रहा था। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया कि प्रायोगिक तौर पे हिंदी शिक्षण का क्या उद्देश्य है। आज इसकी जो 6 शेष बातें छूट रही थी उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए, इस प्रथम इकाई के 9वें अनुभाग में कहा जा रहा है कि थ्योरेटिकल बैकग्राउंड राइटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट ऑफ द हिंदी टीचर। यदि इसको हम शाब्दिक अर्थों में देखें या शाब्दिक अर्थों में ध्यान दें तो पता चलता है, कहा जा रहा है कि सैद्धांतिक तौर पे हिंदी लेखन की जो पृष्ठभूमि है वो क्या है। देखिए, मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया, पुनः बता रहा हूं। ऐसा माना जाता है, भाषाविदों के द्वारा कहा जाता है कि यदि किसी भाषा का लेखन आप सीख लेते हैं तो उस भाषा का संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि लेखन कला में ही, ध्यान दीजिएगा, लेखन कला में ही उस भाषा की संपूर्ण जानकारियों का प्रयोग होता है और वहाँ पे त्रुटियाँ जो किसी व्यक्ति बालक द्वारा किसी भाषा के संबंध में की जाती हैं वो साफ तौर पे दिखाई देती हैं, और किसी विशेषज्ञ के द्वारा जब उन लेखन का अवलोकन किया जाता है तो उन त्रुटियों का पता बड़े आसानी से लगाया जा सकता है। और यदि उसमें त्रुटियां प्राप्त होती हैं तो ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उस भाषा का जो शिक्षण हुआ उन बालकों के सामने, उस व्यक्तियों के सामने, वो सही नहीं हुआ, और सही हुआ तो उस बालक ने सीखा नहीं। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण तौर पे कहा जाता है हिंदी शिक्षण में कि लेखन की जो पृष्ठभूमि है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, थोड़ा ऐतिहासिक तौर पे हम देखें तो हिंदी भाषा लेखन की जो पृष्ठभूमि है वो बड़ी प्राचीन है। अति प्राचीन काल से, अति प्राचीन समय से वो चलती चली आ रही है। अगर हम सभ्यता और साहित्य की बात करें तो कहा जाता है कि मनुष्य ने सबसे पहले लेखन कला का विकास किया जब वो आदिवासियों की तरह जंगलों में रहता था, वनमानुषों की तरह जंगलों में घूमता था। मनुष्य नदियों के किनारे रहता था, जीवन यापन करता था, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वो जाता था तो अपने कुछ चिन्ह छोड़ता था। उन चिन्हों को वो नदियों के किनारे उपस्थित रेत पे आकृतियों के माध्यम से प्रस्तुत करता था। लकड़ियों, टहनियों, अपने नखुनों, अंगुलियों के माध्यम से उस संकेतों को चिन्हित करता था। लेखन कला का विकास यही संदर्भित होता है, और ये क्रम काफी लंबा समय तक चलता रहा। इसके बाद मनुष्य ने अपनी ज़रूरतों, अपने संकेतों, अपने पदचिन्हों, अपने प्रतीकों, अपने अपने कह सकते हैं कि क्षेत्र को संदर्भित करने, संकेतों का प्रयोग करना शुरू किया। फिर पत्थरों से वो आकृतियां संदर्भित करने लगा, और तभी से जाके लेखन कला का विकास किया गया। और सबसे पहले उसने किसी वस्तु पे जो अंकित किया, जिस तथ्य पे अंकित किया, उसे खरोचा, उसने खरोचा, उस पर लिखा अंगुलियों से, और इसी लिपि को खरोष्ठी लिपि कहते हैं। फिर खरोष्ठी लिपि के बाद फिर पाली, फिर अपभ्रंश, फिर डिंगल, फिर पिंगल, फिर संस्कृत, उसके प्राचीन संस्कृत, आदि भाषा जिसे हम कहते हैं, आर्यों की भाषा, उसके बाद हिंदी। एक बहुत बड़े विकास क्रम में ये आज हिंदी हमारे सामने उपस्थित है। इसका एक बहुत बड़ा, मैंने तो सामान्य तौर पर परिचय कराया, इसका एक बहुत विशेष और एक बहुत बड़ा विकसित स्वरूप है। तमाम इतिहासकारों ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जैसे रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है और महादेव वर्मा ने लिखा, तमाम ऐसे विचारकों ने जो हिंदी साहित्य के लेखन किए हैं, उन्होंने हिंदी के लेखन की विकास की कला से लोगों को परिचित कराया है। वो एक अलग विषय है, बहुत बड़ा विषय भी अपने आप में, बहुत महत्वपूर्ण भी है, उसमें तमाम बारीकियां भी हैं। एक सामान्य सा परिचय मैंने आपको कराया। तो हिंदी एक विकास की अवस्था से गुजरा है, और इस लेखन में देखिए, भाषण में तो हम तमाम शब्दों को छुपा ले जाते हैं, तमाम शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे अगर हम वर्तमानिक हिंदी की बात करें तो वर्तमानिक हिंदी का जो स्वरूप है वो वास्तविक स्वरूप थोड़ा सा भटका हुआ है। इसमें हम उर्दू भी इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी भी प्रयोग करते हैं, जर्मन के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी के भी शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब लेखन कला में वो बात आती है तो ज़्यादातर ये ध्यान दिया जाता है कि उसमें वही शब्द प्रयोग किए जाए, वही अक्षर प्रयोग किए जाए जो किसी भाषा की विशेषता को सुनिश्चित करते हैं, अर्थात हिंदी के महत्व को बताने और दर्शाने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो इसका पृष्ठभूमिकल हम बात कर रहे थे, ये पृष्ठभूमि का तात्पर्य ये है कि हिंदी एक प्राचीनतम भाषा से विकसित होकर इस अवस्था में आज खड़ी है। इसलिए कहा जाता है कि ये
जितनी महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है, शायद ही कोई भाषा इतनी महत्वपूर्ण प्रभावशाली हो। अगर हम इसकी तुलना में अन्य भाषाओं की बात करें, साधारण उदाहरण के तौर पे अगर हम अंग्रेजी की बात करें, तो ये देखा जाता है कि जो शब्दकोश है वो हिंदी शिक्षण का बहुत बड़ा है, हिंदी भाषा का बहुत बड़ा है। जो व्याकरणीय दृष्टिकोण है, जो व्याकरणीय प्रभाव हिंदी भाषा को बहुत बड़ा है, जो साहित्यिक है, जो उसके प्रकार हैं, जो साहित्य की विधाएं हैं, जो लेखन कला है, वो बहुत बड़ा है अपने आप में। तमाम ऐसी पद्धतियाँ, तमाम ऐसी जानकारियाँ, तमाम ऐसी सूचनाएं अलग अलग तरीके से लेखन कला में कही गई हैं। हिंदी भाषा में वो रस है, वो मिठास है, वो आत्मीयता है जो लोगों से लोगों को जोड़ने का काम करती है। वो प्रेम है कि कहा जाए कि शब्दों का प्रभाव इतना बड़ा है कि व्यक्ति को महान से महानतम बना देता है और महानतम व्यक्ति को बड़ा ही दुर्गम बना देता है। ये हिंदी की अपनी विशेषता है और ये सारी विशेषता संदर्भित होती है हिंदी के लेखन में। इसलिए हिंदी शिक्षण में लेखन को बहुत ही महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यही लेखन जो है ये किसी भी भाषा के विकास की महत्ता को दर्शाता है। हम हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा में भी जो लेखन है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो लेखन है हिंदी शिक्षण का, जो लिखने की कला है, ये उस हिंदी के विकसित दृष्टिकोण को, विकसित पृष्ठभूमि को बताने का प्रयास करती है। वो बताती है कि हिंदी की अपनी क्या महत्ता है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इसके अंदर वो प्रेम है, वो भाव है, वो आवेश है कि किसी व्यक्ति के द्वारा उसके प्राणों की प्राप्ति भी हम बड़ी सहजता से कर सकते हैं। ये हिंदी की विशेषता है। इसलिए हिंदी शिक्षण में लेखन को बड़ा महत्व दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर बालक या व्यक्ति लेखन सीख लिया तो उसने उस भाषा का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में एक नई जानकारी लेकर मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होता हूँ।